ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की फांस इतनी जल्दी सुलझने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में लगातार चर्चा का दौर जारी है और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी आत्ममंथन होता दिखाई दे रहा है कि आखिरकार क्या रास्ता इख्तियार किया जाए। आइए सबसे पहले अभी की जो बड़ी खबर है आपके सामने पेश करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज अभी जो आपके सामने हम बता रहे हैं इस संबंध में शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी का एक नया फॉर्मूला दिया गया है और यह फॉर्मूला यह है कि हर 2 विधायक के आधार पर एक मंत्रिमंडल का पद दिया जाए और इसी आधार पर मंत्रिमंडल के विस्तार को देखा जाए महाराष्ट्र में। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास 123 सांसद हैं, उसके आधार पर उस प्रोपोर्शन में भारतीय जनता पार्टी को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और 62 सांसद विधायक हैं, माफ कीजिएगा 62 विधायक हैं महाराष्ट्र में शिवसेना के और उसमें 2 विधायकों के आधार पर एक सीट मिले मंत्रिमंडल में। इस आधार पर मंत्रिमंडल का गठन किया जाए तो ये आधार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विधायकों की संख्या के बल के आधार पर हर 2 विधायक पर एक मंत्रिमंडल। हमारे संवाददाता अमितेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमितेश, सुबह से लेकर शाम तक लगातार तस्वीर बदल रही है, एक के बाद एक रोज नए फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं। कल से लेकर आज तक कई फॉर्मूले सामने आते दिखाई दे रहे हैं। क्या वाकई में सुलह सफाई की बात दिख रही है या दरअसल ये सिर्फ बार्गेनिंग है? यहाँ बिल्कुल बार्गेनिंग की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शिवसेना के सामने भी अगर देखा जाए तो ज्यादा विकल्प इस समय नहीं है। शिवसेना अगर उसको लग रहा है कि अगर हम समर्थन नहीं भी करते हैं बीजेपी सरकार को तो एनसीपी ने पहले से ही समर्थन देने की घोषणा कर दी है, लेकिन शिवसेना चाहती है कि बार फिर से बार्गेनिंग की जाए। लेकिन बीजेपी आलाकमान जो है इस बार अमित शाह खासतौर से इस बार बार्गेनिंग के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि बिना शर्त इस बार शिवसेना को सामने आना होगा और ज्यादा इसमें इस बार बार्गेनिंग की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरह से बार्गेनिंग की गुंजाइश यहाँ पर शिवसेना की तरफ से जो की जा रही है बीजेपी की तरफ से खत्म किया जा रहा है और पार्टी कह रही है कि हम ना ही डिप्टी सीएम देंगे ना ही आपको हम उस तरह से पोर्टफोलियो देंगे जो कि आपकी डिमांड की होगी, बल्कि 2-1 का फॉर्मूला लागू होगा और जो विधायक चुनकर आए हैं उसी अनुपात में इस बार विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तो कहीं न कहीं अमित शाह ने कड़ा रुख किया है, बीजेपी आलाकमान ने कड़ा रुख किया है। उसके बाद ये शिवसेना की ओर जो फॉर्मूला दिया गया बीजेपी की तरफ से 2-1 का फॉर्मूला लागू होगा। शिवसेना को इसी को मानना होगा। बिल्कुल अमितेश, अब एक आखिरी सवाल, जरा ये बता दीजिए कि अमित शाह किस मूड में हैं, क्योंकि आरएसएस नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दूरियां हों। दोनों वैचारिक स्तर पर एक दूसरे के साथ हैं। ऐसे में अब पूरा दारोमदार अमित शाह पर आता दिखाई देगा। उनकी रणनीति किस दिशा में जा रही है? लगातार आपकी बातचीत उनके सहयोगियों से हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल जो संकेत मिल रहे हैं उससे एक बात बिल्कुल साफ है। आरएसएस के दबाव के बाद बीजेपी भी चाह रही है कि बीजेपी और शिवसेना दोनों मिलकर सरकार बनाए महाराष्ट्र में। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, जहां तक अपने अमित शाह के बारे में पूछा, जो संकेत मिल रहे हैं उससे अमित शाह झुकने को तैयार नहीं है और एक इसके लिए वो तैयार दिख रहे हैं कि शिवसेना के साथ अगर मिलकर सरकार बने तो बीजेपी की शर्तों के ऊपर, ना कि शिवसेना जो शर्त थोप रही है, कह रही है कि 95 में जिस तरह से जो फॉर्मूला लागू हुआ था उसी फॉर्मूले को एक बार फिर से लागू किया जाए। उस तरह का तमाम शर्त मानने के लिए इस समय अमित शाह राजी होते नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद अमितेश इस बातचीत और जानकारी के लिए। यानी कि पूरा दारोमदार कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर आता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये गठजोड़ कहां और किस दिशा में आगे बढ़ेगी। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आइए आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे इस गठजोड़ में दरार लगातार बढ़ती चली जा रही है। वैचारिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक है। उससे भी दूसरी बड़ी बात है, केंद्र में शिवसेना के सांसद शामिल है मंत्रिमंडल में और वहां पर कोई व्यवधान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन सामना में एक के बाद एक लेख छापे जा रहे हैं और उससे भी कहीं बड़ी बात यह है कि एनसीपी बार बार यह कह रही है कि महाराष्ट्र में स्थिरता के लिए वो बाहर से समर्थन देने को तैयार है। यहां तक कि एनसीपी अपने तरफ से यह भी कहने को तैयार है कि कांग्रेस एक ऐसी सरकार को समर्थन दे सकती थी जहां शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सामने आज साथ आते दिखाई दें। यानी कि पूरा मामला बड़ा घालमेल सा है। रिपोर्ट देख लीजिए पहले। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों के बाद सियासी पैंतरेबाजी जारी है। शिवसेना भी पासा पलटता देख सियासी तिकड़म में जुट गई। शिवसेना ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के दावे को नकार दिया। शिवसेना का मानना है कि उसके खिलाफ मोदी के साथ केंद्र सरकार भी उतर आई थी। सामना में लिखा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी का पूरा अमला उनके खिलाफ उतर गया था। शिवसेना इस चुनाव में पूरी तरह अकेली थी और अपने दम पर जिस तरह के नतीजे आए हैं वो सम्मानजनक है। इस चुनाव में बीजेपी की ओर से मोदी समेत करीब पूरी केंद्र सरकार ही हमारे खिलाफ मैदान में उतर गई थी। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक महाराष्ट्र में खूंटा गाड़कर बैठ गए थे। महाराष्ट्र में बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो,
लेकिन शिवसेना ने बीजेपी के विजय उत्सव मनाने को लेकर भी तंज कसा। सामना में लिखा गया है, महाराष्ट्र ने किसी के पक्ष में स्पष्ट जनादेश नहीं दिया है। बावजूद इसके जो लोग विजय बिगुल बजाना चाहते हैं वो आनंद पूर्वक अपना बिगुल बजाएं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। शिवसेना ने खुलकर हमला किया, लेकिन बीजेपी ने सदे हुए लहजे में ही जवाब दिया। बीजेपी ने कहा कि महाराष्ट्र का रण कांग्रेस एनसीपी के कुशासन के खिलाफ था। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जनता के लिए लड़ रही थी, किस प्रकार से महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार बन सके और जो विगत 15 वर्षों से वहां भ्रष्ट सरकार बैठी थी उसको निरस्त कर सके। हमारा मुख्य उद्देश्य केवल यही था। चुनाव के दौरान बीजेपी शिवसेना के बीच आई तल्खी दूर होने का नाम नहीं ले रही। हो सकता है कि इस किस्म के बयान शिवसेना की रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन मुमकिन है कि ये तल्ख तेवर दोनों पार्टियों के बीच लगी आग में घी का काम कर दें। पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। भारतीय जनता पार्टी से विजय चोणकर शास्त्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना वैचारिक स्तर पर एक साथ हैं। आरएसएस बार बार ये कहती दिखाई दे रही है कि आप दोनों को साथ रहना चाहिए। इसके बावजूद फॉर्मूला क्या हो, अमित शाह का स्टैंड इस पर बहुत ज्यादा सख्त होता दिखाई दे रहा है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणियां सामना में हर मामले पर लोगों को प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्या है ये हम माने कि दिवाली से पहले कुछ भी होता नहीं दिखाई देगा और तब तक हम बस चर्चा करते दिखाई देंगे? विजय जी, ऐसा लग रहा है कि विजय जी फिलहाल हमारे साथ नहीं है, कुछ तकनीकी दिक्कत से उनसे दोबारा संपर्क साधने की हम कोशिश करें। इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि हमारे साथ आरएसएस से भी कुछ ही देर में राकेश सिन्हा जी भी जुड़ेंगे ताकि वो ये बता सके कि आरएसएस दरअसल क्यों चाहती है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ खड़े दिखाई दें। विजय जी, सवाल हमने आपके सामने ये पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और इतना ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सामना में टिप्पणियों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आरएसएस का कहना है कि शिवसेना और बीजेपी को एक साथ रहना चाहिए। फॉर्मूला पर फॉर्मूला एक दूसरे पर दिया जा रहा है। क्या यह सिर्फ दबाव की रणनीति है और क्या दिवाली तक कुछ भी नहीं होगा, हम बस चर्चा करते रहेंगे? देखिए, चर्चा की केवल बात नहीं है, बल्कि हमारे पार्टी की तरफ से बात विचार भी चल रही है और पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं वहां पर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के लिए भी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बातें चल रही हैं और बहुत सोच विचार करके इसमें कोई निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि निसंदेह एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां हमें एक तरफ महाराष्ट्र के बारे में सोचना है, महाराष्ट्र के आम जनता के बारे में सोचना है जी। और राजनीति जिस प्रकार से उलझी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व और अपने सम्मान की भी बात देख रही है। जहां तक शिवसेना की बात है, उनके नेताओं का पूर्व में जो बयान आया था और हमारे शीर्षस्थ नेताओं के बारे में, वो सब भी ध्यान में रख करके बहुत सारी ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसमें बड़ी गंभीरता के साथ विचार करके कोई कदम उठाया जाएगा। चलिए विजय जी, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा विलंब जरूर हो रहा है। नहीं, विलंब कुछ जरूरत से ज्यादा हो रहा है शायद, क्योंकि चीजें बहुत स्पष्ट होती दिख रही थी। विजय जी, राकेश सिन्हा जी इस वक्त आरएसएस हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार इनके सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, आरएसएस ने साफ कर दिया है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अगर एक साथ रहते हैं तो इससे बेहतर परिस्थिति कुछ भी निर्मित तो नहीं हो सकती। हम आपसे समझना चाहेंगे कि आरएसएस इस बात पर जोर क्यों दे रहा है, क्योंकि आरएसएस आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी तरह के पॉलिटिकल अलायंस पर जोर नहीं देता, क्योंकि आरएसएस की तरफ से आज ये बयान भी जारी किया गया कि ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना चाहिए कि उसे एनसीपी का ऑफर मंजूर है या नहीं, लेकिन शिवसेना को लेकर संवेदनशीलता क्यों? देखिए, आज जो संघ के सह कार्यवाह श्री भैया जी जोशी जी ने जो बयान जारी किया है जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी को इस बात की छूट दी गई है कि अपने ढंग से उसे जैसा भी अच्छा लगे वो गठबंधन करे जी। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो संसदीय जनतंत्र के तर्क हैं, लॉजिक हैं, उसको समझती है और उसको उसी को समझते हुए सरकार के गठन की प्रक्रिया में जा रही है। पार्टी ने एक बात सुनिश्चित किया है, यदि गुड गवर्नेंस देना है तो किसी भी दल के ब्लैकमेलिंग टैक्टिस से दूर रहना है और पार्टी इस पर एकदम कायम है। इसी संदर्भ में पार्टी किसी भी दल के साथ समझौता करेगी, चाहे शिवसेना हो। जहां तक एनसीपी की बात है, भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार का मूल्यांकन उसके प्रति नहीं बदला है अब तक।
एनसीपी जिस तरह की पार्टी थी वही पार्टी आज भी है। उसने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। उस अनकंडीशनल सपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी ने ना स्वीकार किया, ना ही पार्टी ने धन्यवाद दिया है जी। इसलिए एनसीपी के नाम पर पार्टी उलझ नहीं रही है। और राकेश जी, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा जाता रहा है और करप्शन के जो इतने चार्जेस आज एनसीपी के ऊपर हैं, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ एनसीपी खड़ी भी होती दिखाई देती है तो वो तमाम छींटे आपके दामन पर भी लगेंगे। तो क्या ऐसे में आरएसएस की तरफ से इस पर कोई नसीहत है कि भाई कम से कम सोच समझकर समझौता कीजिए? देखिए, संघ हमेशा राजनीति में एक बृहद गाइडलाइन देता है, एक नैतिक बातें करता है कि किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति या दल के साथ समझौता नहीं होना चाहिए और ये हर परिस्थिति में हर समय लागू होता है। और मुझे लगता है कि आज जो महाराष्ट्र का विधानसभा एक फ्रैक्चर्ड स्थिति में है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को एनसीपी ने अपनी तरफ से समर्थन दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने मांगा है और न उस समर्थन को स्वीकार किया है। और मुझे लगता है कि जो भारतीय शिवसेना भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक रूप से मिलती जुलती पार्टी है, तो आदर्श स्थिति तो यह है कि शिवसेना अपने में लचीलापन लाए और वो अरियलपन दूर करे जो अरियलपन उसने गठबंधन को तोड़ते समय किया था, वह अरियलपन दूर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले। एक छोटी सी बात मैं इससे जोड़ना चाहता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ जो समस्या हुई, एक बड़ा कारण यह है शिवसेना अपने मुखपत्र के द्वारा भारतीय जनता पार्टी जो उसका मित्र दल है उसके आंतरिक मामलों में बार बार हस्तक्षेप करते करते वो उन असंयमित भाषा पर चला गया जो उससे अपेक्षित नहीं था। इसलिए मैं इससे कहता हूँ सामना क्लिक, इस सामना क्लिक को हटाना पड़ेगा। तो ये जिस क्लिक ने राकेश जी यह अस्वस्थ वातावरण पैदा किया। आप जो बात बहुत ही मिठास के साथ और दबी जबान में कह रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप उसका खुलासा करें। क्या आपको लगता है, क्या आरएसएस को ऐसा लगता है कि शिवसेना में ऐसे कुछ तत्व हैं जो नहीं चाहते कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच समन्वय बना रहे और शायद इसीलिए सामना में इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे टीका टिप्पणी करते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं, जहां आप डीएनए की बात करते हैं? देखिए, बिना उनके नेतृत्व से पूछे हुए शिवसेना के सामना के संपादकों ने ऐसा नहीं लिखा होगा, लेकिन मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी को बहुत हद तक मिसगाइड करने का काम सामना के कुछ लोगों ने किया है। और महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति भिन्न प्रकार की है, वहाँ कॉर्पोरेट का इन्फ्लुएंस बहुत है और शरद पवार जी की राजनीति का प्रभाव हर जगह दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इन सभी बातों का गहन रूप से चिंतन कर कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के एक लक्ष्य यह भी है कि महाराष्ट्र की राजनीति को उस अस्वस्थ परंपरा से बाहर करे, कॉर्पोरेट के प्रभाव से बाहर करे, इसलिए वहाँ बहुत तरह की शक्तियां काम करेंगे अभी इस दौर में, जो कि भारतीय जनता पार्टी को एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में लाना, उसे कमजोर करना। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, खासकर से प्रधानमंत्री और जो राजनाथ सिंह जी ऑब्जर्वर बन के जा रहे हैं, इन लोगों का एकदम साफ दृष्टि है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, किसी के शर्त पर हम नहीं बनाएंगे और जिनका भी समर्थन होगा वो अनकंडीशनल करेगा और पार्टी उस गठबंधन धर्म का निर्वाह करेगी। और उसका रूप आप देखिए, अभी भी शिवसेना के प्रतिनिधि केंद्र में कैबिनेट में शामिल हैं और प्रधानमंत्री या किसी भी नेता ने शिवसेना के प्रति किसी भी अपशब्द का प्रयोग चुनाव अभियान के दौरान नहीं किया था। बिल्कुल राकेश जी, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन पर अपनी बातों को सामने रखने के लिए। सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आरएसएस इस पूरे मामले में सक्रिय होते दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि अब ये सारा मामला सुलझ जाएगा? अब ईगो किनारे, बुद्धिमत्ता और खास करके प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स सामने? हाँ जी हाँ, पॉलिटिक्स दो तरह की होती है। एक तो होती है जो कि नैतिक पॉलिटिक्स आप देखते हैं, एक एम्पिरिकल पॉलिटिक्स होती है। एम्पिरिकल पॉलिटिक्स में हम यही जवाब देते हैं कि साहब एनसीपी ने तो हमने तो मांगा नहीं था, उन्होंने समर्थन दिया, अब हम क्या करें? कोई हमको समर्थन देता है मान लीजिए, तो हम उसको क्या भगा दें? जी। जबकि इसका सवाल ये हो सकता है, इसका अगर हम दूसरे तरह ये सवाल रखें कि मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा अपराधी है मोहल्ले का, वो कहता है कि साहब अजय जी बहुत शरीफ आदमी है, मैं इनके घर की चौकीदारी करूंगा, किसी भी बदमाश को नहीं आने दूंगा। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि भाई अब घर के बाहर खड़ा है, वो उसकी मर्जी है। ये तो नहीं कहते ना, हम कहते नहीं अपराधी सब चौकीदारी नहीं करवाएंगे। तो
तो यहाँ पे यही स्थिति है कि बड़े खूबसूरती से बीजेपी ये कह रही है कि साहब उन्होंने समर्थन दिया, मैंने कौन सा लिया है। बिल्कुल, लेकिन आप बार्गेनिंग पोजीशन में दूसरा एक और भी ये तो नहीं कहते ना, हम कहते नहीं अपराधी सब चौकीदारी नहीं करवाएंगे जी। तो यहाँ पे यही स्थिति है कि बड़े खूबसूरती से बीजेपी ये कह रही है कि साहब उन्होंने समर्थन दिया, मैंने कौन सा लिया है। बिल्कुल, लेकिन आप बार्गेनिंग पोजीशन में दूसरा एक और भी केस है जी। नहीं, मुझे लगता है विजय जी इसका जवाब देना बहुत पसंद करेंगे। हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन विजय जी इस बात का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। कहीं आम आदमी पार्टी की तर्क पर आप भी ये तर्क देते तो नहीं दिखाई दे रहे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाते वक्त कहा था कि हम कांग्रेस से समर्थन कहां मांग रहे हैं, दे दिया तो हम क्या करें। आपके पास भी एनसीपी का ओपन ऑफर है, समर्थन मांगा कहां आपने, मिला हुआ है। नेचुरली करप्ट पार्टी है, ये आप ही ने कहा है। तो आप जरा जवाब तैयार रखिए। वापस आ रहे हैं, तुरंत बने रहिए हमारे साथ इस चर्चा में। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है, तय तक पहुंचना चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ उदय जी भी जुड़ चुके हैं जो कि एनसीपी से हैं। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूं विजय जी, ब्रेक से पहले हमने आपसे पूछा था आखिरकार क्या मजबूरी है, क्यों आप उसी तरीके से व्यवहार कर रहे हैं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी करती थी। देखिए अजय जी, चाणक्य ने राजनीति के संदर्भ में स्वाभाविक मित्रता के संदर्भ में ही एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि बूंद बूंद से समुद्र बनता है और व्यक्ति व्यक्ति से समाज। ये तो एक सिद्धांत है जी, पर क्या बूंद बूंद से एक समुद्र, क्या एक तालाब भी बनाया जा सकता है? क्या विपरीत विचारधाराओं के लोगों को अगर एक साथ बैठा दिया जाए तो क्या समाज बनता है? समुद्र या समाज स्वाभाविक विचारधारा, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। समान विचारधारा के लोग अगर एक साथ मिलते हैं तो स्वतः समाज बन जाता है। विजय जी सवाल यहाँ पर देखिए के बारे में नहीं विजय जी सवाल सिर्फ यहाँ पर यह है कि आपको ओपन ऑफर दिया, आपको ये कहने में इतनी देर क्यों लग रही है कि हमें नहीं चाहिए भाई तुम्हारा ऑफर? आपने उसको ओपन क्यों रखा हुआ है? नहीं, देखिए कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर देने की कोई आवश्यकता भी नहीं महसूस होती है, क्योंकि स्वाभाविक मित्रता की बात है। चार विपरीत विचारधारा के लोग एक साथ मिलेंगे तो उससे समाज नहीं बनता है, और समाज बनना होता है तो समान विचारधारा के लोग मिल जाते हैं, स्वतः समाज बन जाता है। आप जवाब इसका नहीं देना चाहते, यानी आप बचना चाहते हैं। उदय जी मैं सीधा सवाल आपसे, इससे आप समझ सकते हैं, मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूं उदय जी। उदय जी, जब भारतीय जनता पार्टी ने आपसे समर्थन नहीं मांगा, आपने समर्थन का ऑफर दिया, ये ऑफर क्या ओपन एंडेड है या इसकी कोई टाइम लिमिट है? नहीं, देखिए जब रिजल्ट आए जिस तरीके से त्रिशंकु सरकार के, और महाराष्ट्र में पिछले इतने विकास के कार्य हुए हैं, वह कार्य में रुकावट नहीं आए और अनकंडीशनल सपोर्ट हमारे नेता ने बीजेपी को दिया कि सरकार बनाइए। नहीं बिल्कुल दिया, लेकिन ये ओपन एंडेड सपोर्ट है चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आए। ये क्या 5 साल के लिए सपोर्ट है? बिन मांगा सपोर्ट 5 साल के लिए है? 5 साल का सपोर्ट है, हमने अनकंडीशनल दिया है और टाइम लिमिट भी कुछ नहीं, अनलिमिटेड टाइम तक उनको दिया गया है। और वो तब जबकि सपोर्ट लेने वाला आपसे मांगने को भी तैयार नहीं है, आपको एक्नॉलेज भी नहीं करता, आपको धन्यवाद भी नहीं देता। नहीं, देखिए मैं ये कहता हूं कि पिछले जब चारों पार्टियां अलग अलग लड़ी, आपसी मतभेद मनभेद हुए और एक दूसरे के ऊपर सभी लोग ने कटाक्ष किया, और चुनावों में हर जगह यह होता है। लेकिन बीजेपी अच्छी पार्टी है क्या? माननीय पवार साहब ने राजहित में सोचकर उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट। समय की कमी है, इसलिए मुझे इस चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि किस तरीके से आज एनसीपी के स्वर बदले हुए हैं। कहां सांप्रदायिक पार्टी कही जाती थी भारतीय जनता पार्टी, और उस सांप्रदायिक पार्टी के साथ आज पवार साहब की पार्टी पूरे तरीके से खड़ी है। यह है राजनीति। क्या है? बिल्कुल, चलिए हम यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आते हैं खबर के साथ।